एमपीपीएससी प्री 2023 के टेस्ट देख रहे हैं। इस क्रम में आज हम चेतन मीना इंस्टीट्यूट का टेस्ट नंबर 2 देख रहे हैं, जो कि एमपी आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर पार्ट को कवर करेगा। इस टेस्ट में हम 100 क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, यह न केवल 100 क्वेश्चन होंगे बल्कि ये 100 टॉपिक होंगे, क्योंकि हम इसको डिटेल एनालिसिस के थ्रू 100 टॉपिक को कवर करेंगे और इसके सारे ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये 400 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो टाइम चल रहा है एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस का सबसे अच्छा साधन होता है टेस्ट। तो आप ये टेस्ट के थ्रू आप अपने सिलेबस को रिवाइज भी करते हैं और साथ ही साथ आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करते हैं, जिससे आपकी एनालिसिस होती है कि जो हमने पढ़ा वो कितना रिटेन किया। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जहां नव वर्ष के साथ जावरा बोने की परंपरा है। तो जावरा बोने की परंपरा कहाँ पे है? बुंदेलखंड में है। तो नव वर्ष के साथ जावरा बोने की परंपरा बुंदेलखंड में है। यह कब बोया जाता है? तो चैत्र माह की नवरात्रि के समय नवदुर्गा की कलश स्थापना के साथ जावरा बोने की परंपरा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, मध्य प्रदेश में मूलतः किसानों का त्योहार हरेली या हरियागोदा किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो हरेली या हरियागोदा त्योहार या पर्व हमको मालवा क्षेत्र में मिलता है, मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। और इस दिन क्या किया जाता है? जो किसान होते हैं वो अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। इस दिन क्या किया जाता है? किसान अपने कृषि उपकरण की पूजा करते हैं। और दोस्तों, ये बुंदेलखंड में भी देखा जाता है और बुंदेलखंड को में हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपनी गाय बछिया की पूजा करते हैं, गाय बछिया की पूजा करते हैं। पर मुख्यतः यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मालवा अंचल में मनाया जाता है। यहाँ पे किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। इसको हम हरेली उत्सव के साथ साथ कहीं कहीं हम हरेली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। तो निमाड़ का एक त्योहार की बात करते हैं। कौन से? गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव, ये गणगौर उत्सव कब मनाया जाता है? तो यह चैत्र एवं भाद्रपद माह में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। कितने दिन चलता है? ये 9 दिन चलता है। और इसमें क्या किया जाता है? शिव पार्वती की आराधना की जाती है। शिव पार्वती की आराधना की जाती है और इसमें मुख्यतः महिलाओं का पर्व यह माना जाता है, मुख्यतः महिला। तो हमने एक और उत्सव को यहीं पे देख लिया, गणगौर उत्सव। कहाँ मनाया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र और भाद्रपद माह में मनाया जाता है। कितने दिन चलता है? 9 दिन चलता है। इसमें क्या होता है? शिव पार्वती की आराधना की जाती है। ये मुख्यतः महिलाओं का पर्व है। और एक हम बुंदेलखंड का पर्व देख लेते हैं, नवन्ना उत्सव। नवन्ना उत्सव, तो दोस्तों नवन्ना उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बुंदेलखंड में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? किस खुशी में? तो नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। नई फसल की आने की खुशी में मनाया जाता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? छोटी दीपावली भी बोलते हैं, छोटी दीपावली भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हरेली या हरियागौदा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मालवा में मनाया जाता है। इस दिन किसान अपने कृषि उपकरण की पूजा करते हैं। गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? निमाड़ में मनाया जाता है। ये शिव पार्वती की आराधना की जाती है। 9 दिन चलता है, महिलाओं का मुख्य पर्व है। और नवन्ना उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बुंदेलखंड में मनाया जाता है। यह नई फसल के आने पर की खुशी में मनाया जाता है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गोटमार युद्ध का आयोजन, यहाँ एक गलत लिखा, आयोजन कौन से माह में होता है? तो गोटमार युद्ध का आयोजन कब होता है? यह भादो में होता है। भादो की अमावस्या के दिन होता है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये दोस्तों ये पडूना पडूना जिले में मनाया जाता है। अब हम जिला कह रहे हैं क्योंकि यह मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है अभी, जो छिंदवाड़ा से अलग होकर इसको मध्य प्रदेश की 5 डिस्ट्रिक्ट, ये पडूना यहाँ मनाया जाता है। यहाँ पे जाम नदी के किनारे मनाया जाता है। दोस्तों, इसमें एक तरह से इसको गोटमार युद्ध या पत्थर मार संघर्ष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। तो गोटमार का आयोजन कब होता है? भादो की अमावस्या के दिन होता है। पडूना जिले में जाम नदी के किनारे इसका आयोजन होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में संजा फूली पर्व कब मनाया जाता है? दोस्तों, संजा फूली पर्व कब मनाया जाता है? कुंवार माह में मनाया जाता है। कुंवार माह में मनाया जाता है। यह कहाँ मनाया जाता है? यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में मिलता है। हमको कहाँ मिलता है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और ये इसे और संजा फूली पर्व को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे मामूलिया पर्व के नाम से भी जानते हैं। और यह क्या है? यहाँ पे जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, किशोरी होती है कन्या, उनका वो मुख्य रूप से मनाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? 16 दिन तक चलता है। 16 दिन तक लड़कियां शाम के समय संध्या गायन करती हैं। तो संजा फूली पर्व
को और किस नाम से जानते हैं? ममूलिया पर्व के नाम से जानते हैं। कहाँ पे मनाया जाता है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कुंवार माह में मनाया जाता है। और इसमें कुंवारी कन्याएं किशोरी 16 दिन तक लगातार शाम में संध्या गायन करती हैं। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सुआटा पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो सुआटा पर्व को और किस नाम से जानते हैं, ये भी जान लीजिए। यहीं पे सुआरा भी बोलते हैं, सुआरा पर्व भी बोलते हैं। तो यह कहाँ पे मनाया जाता है, किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में मनाया जाता है। इसको असत्य पर सत्य की जीत के असत्य पर सत्य की जीत सत्य की जीत के रूप में हम मनाते हैं। सुआटा या सुआरा पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बुंदेलखंड में मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत के रूप में हम इस त्योहार को मानते हैं। इसमें क्या किया जाता है? कुंवार माह की नवरात्रि के समय लड़कियां दीवार पर सुआटा की आकृति उकेर कर सुआटा पर्व मनाती हैं। तो सुआटा पर्व कब मनाया जाता है? कुंवार माह की नवरात्रि में बुंदेलखंड के क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें दीवारों पर लड़कियां जो होती है, दीवारों पर सुआटा की आकृति उकेर कर यह पर्व मनाती हैं। तो किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें निमाड़ अंचल की गायन शैली के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको देखते हैं। निमाड़ अंचल की एक गायन शैली है और एक कौन सी सुमेलित नहीं है? तो गरबा महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। गरबी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गवलन ग्वाल बाल चरवाहों के द्वारा किया जाता है। और संजा फूली का गायन अभी हमने बताया है था कि संजा फूली का गायन कौन करता है? किशोरियां करती हैं, किशोरी या कुंवारी कन्याएं करती हैं, कुंवारी कन्याएं करती है, ना कि महिलाएं करती है। तो यह प्रश्न यहीं पे गलत हो जाता है। इसमें पूछा गया था कि संजा फूली पर्व को किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो हमने अभी डिस्कस किया था कहाँ पे मनाया जाता है, बताइए। ये निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। ये निमाड़ क्षेत्र की गायन शैली है। इसी के साथ और हम यहीं पे आप देखिए निमाड़ क्षेत्र की कौन कौन सी गायन शैली है। तो निमाड़ क्षेत्र में और कौन सी गायन शैली है? तो सिंगाजी, सिंगाजी, निर्गुनिया, निर निमाड़ क्षेत्र की गायन शैली कौन सी? सिंगाजी, निर्गुनिया, मशान्या, मशान्या और कलगी, कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा। तो हम संजा फूली गायन निमाड़ क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। साथ में हम देखें निमाड़ क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र की सारी जो गायन शैली है उसको हम एक जगह देखें। तो संजा फूली तो देखा ही, और सिंगाजी, निर्गुनिया, मशान्या, कलगी तुर्रा, ये सब कहाँ की गायन शैली है? ये सारी गायन शैली निमाड़ क्षेत्र की है। तो निमाड़ क्षेत्र की गायन शैली को आप ध्यान रखिएगा। सिंगाजी, निर्गुनिया, मशान्या, कलगी तुर्रा, संजा फूली, ये कहाँ की है? ये निमाड़ क्षेत्र की गायन शैली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का वह लोक गायन जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें नहीं होता? तो बम्बुलिया या भोला गीत में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह कैसे होता है? प्रश्नोत्तर शैली में होता है। यहाँ पे कावड़ी या बसंत पंचमी, शिवरात्रि, मकर संक्रांति पर यह गायन होता है। इसमें वाद्य यंत्र का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो बुंदेलखंड का लोक गायन है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? बम्बुलिया या भोला गीत। अब यहाँ पे हम बुंदेलखंड का लोक गायन आया है तो बुंदेलखंड के लोक गायन को एक साथ देख लेते हैं। तो और कौन सा महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड के लिए दोस्तों? आला, आला, आला कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। और कौन सा महत्वपूर्ण है? बेरायता, बेरायता, फाग, फाग, और कौन सा गाया जाता है? बस देवा। तो बुंदेलखंड का लोक गायन कौन सा है? बम्बुलिया, आला, बेरायता, फाग, बसदेवा। निमाड़ क्षेत्र का हमने देखा कौन सा था? सिंगाजी, निर्गुनिया, मशान्या, कलगी तुर्रा, ये निमाड़ क्षेत्र का मैंने देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बुंदेलखंड के लोक गायन पर है। तो बुंदेलखंड का लोक गायन भी एक साथ देखें तो कौन कौन सा? आला, बेरायता, फाग, बसदेवा और बम्बुलिया भोला गीत। ये सब किसके हैं? बुंदेलखंड के लोक गायन शैली है। और किसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? तो बम्बुलिया या भोला गीत में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देशराज पटेरिया कौन से क्षेत्र के प्रमुख लोक गायन हैं? तो ये कहाँ के हैं? बुंदेलखंड अंचल के प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय बुंदेली लोकगीत गायक हैं। कौन? देशराज पटेरिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्वालियर में स्थापित राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 2008 में हुई थी। संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुई थी। यहाँ पे शास्त्रीय संगीत से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा हेतु संगीत शिक्षा दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। उस्ताद अलाउद्दीन खां के संगीत गुरु कौन थे? दोस्तों यह प्रश्न का डिजाइन गलत किया गया है, इंस्टीट्यूट भी इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है, बट एक क्वेश्चन आ गया है तो हम यहाँ पे अलाउद्दीन खां
के संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अलाउद्दीन खां का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था आलम। अलाउद्दीन खां के बचपन का नाम आलम था। इनका उपनाम किस नाम से जाना जाते थे? बाबा के नाम से जाने जाते थे। और इनसे संबंधित ये दो चीज देखें और आगे के प्रश्नों में देखते हैं। अलाउद्दीन खां का बचपन का नाम आलम था, इनका उपनाम बाबा था। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये भोपाल में है। कब स्थापित हुई थी? 1979 में स्थापित हुई थी अलाउद्दीन खां अकादमी। अगर अलाउद्दीन खां समारोह पूछे, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैहर में। हर वर्ष उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ पे किया जाता है? मैहर में मनाया जाता है। और उनकी अकादमी पूछे तो भोपाल में हुई। और अकादमी की स्थापना कब हुई? 1979 में हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ग्वालियर घराने से संबंधित पंडित शंकरराव को किस क्षेत्र में संगीत निपुणता हासिल थी? संगीत निपुणता किस क्षेत्र में हासिल थी? किसका? पंडित शंकरराव को। ये किस घराने से हैं? ग्वालियर घराने से हैं। तो इनको ख्याल, यमन, टप्पा तीनों में क्या थे? तीनों में निपुणता थी इनकी। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? पंडित शंकरराव। किस घराने से? ग्वालियर घराने से। इनमें किसकी निपुणता थी? ख्याल, यमन और टप्पा तीनों की निपुणता थी। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने त्रिवेणी गायन की रचना की थी। त्रिवेणी गायन की रचना की थी। त्रिवेणी गायन में क्या होता है कि, और साथ में इसको क्या, इनको क्या कहा जाता है? संगीत की कबीर कहा जाता है। कबीर कहा जाता है। त्रिवेणी गायन और कबीर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एक साथ कबीर, सूर और मीरा के पदों को गाया है, संगीत में पिरोया है, इसलिए इनको त्रिवेणी गायन और संगीत के कबीर भी कहा जाता है। तो हमने देखा पंडित शंकर राव को, जिसका निपुणता है ख्याल, यमन और टप्पा गायन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह संगीत का जिसे संगीत का कबीर कहा जाता है, अभी हमने बताया कि संगीत का कबीर किसे किया जाता है? पंडित शंकर राव को। किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर घराने से। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कबीर, सूर्य और मीरा के पदों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी साहित्य का पहला नाटक आनंद रघुनंदन की रचना किसने की? सबसे पहले यही जान लीजिए आप कि हिंदी साहित्य का पहला नाटक कौन है? आनंद रघुनंदन है। और इसकी रचना किसने किया है? इससे राजा विश्वनाथ सिंह ने इसकी रचना किया है। और इनका संबंध कहाँ है? इनका संबंध बघेलखंड रियासत से है। इनका संबंध बघेलखंड रियासत से है। तो हिंदी साहित्य का पहला नाटक याद रखना है, आनंद रघुनंदन है, जिसकी रचना राजा विश्वनाथ सिंह ने किया है और ये बघेलखंड रियासत से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भोपाल स्थित रविंद्र भवन की स्थापना कब हुई? तो रविंद्र भवन की स्थापना कब हुई थी? 15 अप्रैल 1884। रविंद्र भवन की स्थापना 15 अप्रैल 1884 को हुआ था। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे नाटक, कला और संस्कृति का प्रदर्शन होता है। और भोपाल स्थित रविंद्र भवन के बारे में हमने जाना, इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1884 को हुआ है। और यहाँ पे नाटक, कला और संस्कृत का प्रदर्शन होता है। और एक भोपाल में स्थित और महत्वपूर्ण, उसको देखते हैं हम, भारत भवन को देखते हैं। तो भारत भवन की स्थापना कब हुई है? तो 13 फरवरी 13 फेब 1982 को किसकी हुई है? भारत भवन की हुई है। अब भारत भवन का निर्माणकर्ता कौन थे? वास्तुकार कौन थे? ये पूछा हुआ एमपीपीएससी में क्वेश्चन है। चार्ल्स कोरिया थे। और यह किसके लिए काम करता है? तो ये ललित कला को प्रोत्साहन देता है। तो हमने क्वेश्चन में क्या था? रविंद्र भवन, इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1884 को हुआ। यह नाटक, कला और संस्कृत को प्रोत्साहन देता है। और साथ ही हमने देखा भारत भवन को 13 फरवरी 1982 को स्थापित किया गया। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। और यह ललित कला को प्रोत्साहित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा रंगकर्मी सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें रंगकर्मी और उसके मूल स्थान को दिया गया है। तो इसमें हबीब तनवीर रायपुर, बीबी करांत दक्षिण कनाडा कर्नाटक, प्रभात भट्टाचार्य लखनऊ। दोस्तों ये गलत है। ये कहाँ से? लखनऊ से ना होके प्रयागराज से हैं। और बाबा डीके नीमच। बाबा डीके कहाँ से हैं? नीमच से हैं, याद रखना है आपको। हबीब तनवीर रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। बीबी करांत कहाँ से? दक्षिण कनाडा कर्नाटक से। अब प्रभात भट्टाचार्य प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सुमेलित नहीं पूछा है तो प्रभात भट्टाचार्य सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। फिल्मी दुनिया में हास्य कलाकार एवं अभिनेता जगदीप, जिनका वर्ष 2020 में देहांत हो गया, वह मध्य प्रदेश के किस शहर से थे?
अभिनेता जगदीप, ये कहाँ से थे? दतिया जिले से थे। और इन्होंने क्या है, इन्होंने शोले फिल्म में सुरमा भोपाली का किरदार निभाया था। सुरमा भोपाली का किरदार निभाया था। तो हम अभिनेता जगदीप के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका 2020 में देहांत हो गया। उनका कहाँ से संबंधित है? दतिया से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मोनिया नृत्य मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो दोस्तों, मोनिया नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। मोनिया नृत्य कहाँ होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में होगा। और यहाँ पे कौन लोग करते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे पशुपालक जो वर्ग है वो ज्यादातर इस नृत्य को करते हैं। और मोनिया नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? इसको बरेदी या दीवारी दीवारी नृत्य भी बोलते हैं। मोनिया नृत्य को और क्या बोलते हैं? बरेदी या दीवारी बोलते हैं। ये कहाँ, मोनिया नृत्य कहाँ किया जाता है? ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाता है और मुख्यतः पशुपालक वर्ग इसको करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ढीमरा कीने फेंक देओ जाल फंस गई जल मछली, ये नामक गायन बुंदेलखंड में कौन से लोक नृत्य में गाया जाता है? ढीमरा कीने फेंक दियो जाल फंस गई जल मछली, ये पार्ट है, ढिमरियाई नृत्य का पार्ट है ये। ढिमराई नृत्य कौन करते हैं? ये केवट या मल्लाह करते हैं, ढिमराई नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा अंचल का कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है? मालवा अंचल का कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंटिया नृत्य। आंटिया नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पे किया जाता है और ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल इसमें पुरुष भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है? ढोल थाली डंडों से इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको और क्या कहते हैं? इसको डंडा नृत्य भी कहते हैं। तो मालवा अंचल के जिसमें पुरुषों द्वारा किया जाता है आंटिया नृत्य, विवाह के अवसर पर केवल पुरुष द्वारा किया जाता है, इसमें ढोल थाली डंडों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको डंडा नृत्य भी कहते हैं। तो ये हमने किसके बारे में बात किया? आंटिया नृत्य के बारे में बात किया। और क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? तो मालवांचल के नृत्य। तो हम एक साथ मालवांचल के सारे नृत्य को देख लेते हैं। तो मालवा के क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो इसमें मटकी, रजवाड़ी रजबाड़ी, और कौन सा नृत्य होता है दोस्तों मालवा में? भगोरिया, अड़ा खड़ा अड़ा खड़ा, मछली मछली और इंद्र परी। तो ये सारे नृत्य कहाँ पे होते हैं? मालवांचल में होते हैं। मटकी, आपको याद रखना है, मालवा के सारे नृत्य को एक जगह, मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, अड़ाखड़ा, मछली, इंद्रपरी, ये कहाँ पे होते हैं? मालवांचल पे होते हैं। आप इसको एक जगह लिख के लीजिए कहीं और बार बार देखिए, जिससे ये आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मालवा के नृत्य, निमाड़ के नृत्य, बुंदेलखंड के नृत्य, बघेलखंड के नृत्य, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इन सारे नृत्य को एक जगह रखिए। मालवा के जो डांसेस हैं उनको एक जगह, जैसे मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, अड़ाखड़ा, मछली, इंद्रपुरी, ये कहाँ पे है? मालवा क्षेत्र में गाए जाते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पंडित ठाकुर लटोरिया सुनार गुड नाइट भूरी भैंस किस लोक नाट्य के उदाहरण है? तो ये किस लोक नाट्य के उदाहरण है? तो दोस्तों, ये है राई या स्वांग, राई स्वांग के उदाहरण हैं। पंडित ठाकुर, लटोरिया सुनार, गुड नाइट भूरी भैंस, ये कहाँ के उदाहरण हैं? ये सारे लोकनाट स्वांग के उदाहरण है। लोकनाट सांग जो राई लोक नृत्य के जो विश्राम टाइम होता है 15 से 20 मिनट, राई में जो विश्राम टाइम होता है 15 to 20 मिनट का, उसी में स्वांग का गाया होता है। स्वांग का मतलब होता है नकल उतारना, नकल उतारना नकल उतारना। राई सॉन्ग जो विश्राम का समय होता है उस समय गाया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? ये सारे राई सॉन्ग से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा विकल्प फाग कब ईसुरी द्वारा रचित फाग संकलन के बारे में सही सुमेलित नहीं है? अब फाग संकलन है और संकलन करता है। अब हमें क्या देखना है कि कब ईसुरी द्वारा रचित फाग संकलन के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। ईसुरी प्रकाश को संकलन कृष्णानंद गुप्त ने किया है। ईसुरी सत्सई किया है, गौरी शंकर द्विवेदी ने किया है। ईसुरी की फागे किसने किया है? लोकेंद्र सिंह नागर ने किया है। और ईसुरी ग्रंथ की रचना किसने किया है? राम प्रकाश त्रिपाठी। ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये गलत हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरी ग्रंथ का संकलन राम प्रकाश त्रिपाठी ने नहीं किया है। जो कवि ईश्वरी की रचना है उनको ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी सत्सई, ईश्वरी की
भागे इन नाम से संकलन किया गया है। यूसुरी ग्रंथ के नाम से संकलन नहीं मिलता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निमाड़ अंचल के लोक कवि संत सिंगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत सिंगा जी का जन्म 1574 में कब हुआ था? 1574 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खजूरी खरगोन में हुआ था। खजूरी खरगोन में हुआ था, पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं। तो संत सिंगा जी का जन्म पश्चिमी निमाड़ खजूरी खरगोन में हुआ था। कब हुआ था? 1574 में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यूनेस्को ने कौन से सिंहस्थ महाकुंभ मेले आयोजन को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है? सही उत्तर हो जाएगा 2016 के सिंहस्थ 2016 के सिंहस्थ महाकुंभ को यूनेस्को ने 2016 के सिंहस्थ महाकुंभ मेले के आयोजन को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। उज्जैन में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले को सिंहस्थ महाकुंभ मेला क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, सिंहस्थ महाकुंभ मेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि बृहस्पति गुरु के सिंह राशि में स्थित होने से, बृहस्पति गुरु के सिंह राशि में स्थित होने के कारण इसको सिंहस्थ कहा जाता है। सिंहस्थ कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और सिंहस्थ को यूनेस्को के अमूर्त विरासत में कब रखा गया? 2016, हमने पिछले प्रश्न में देखा। और ये इसको सिंहस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि बृहस्पति गुरु के सिंह राशि में स्थित होने से इसको सिंहस्थ कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न 26। ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत कब से हुई है? तो ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत कब से हुई है? 1905 से हुई है। वर्ष 1905 से हुई है। दिसंबर जनवरी महीने में इसका आयोजन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मेला और आयोजन स्थल है, इसमें हमको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? पीर बुधान का मेला सांवरा शिवपुरी में लगता है। नागाजी का मेला पोरसा मुरैना में लगता है। हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर के नजदीकी गांवों में लगता है। और तेजा जी का मेला अशोकनगर चंदेरी में लगता है। दोस्तों, ये उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि तेजा जी का मेला कहाँ पे लगता है? गुना जिले में लगता है। गुना में लगता है। गुना में लगता है, ना कि अशोकनगर में लगता है। और ये कब लगता है? ये भाद्रपद माह की 10वीं तिथि में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद माह की 10वीं तिथि में लगता है। तो आपको याद रखना है। इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। पीर बुधान का मेला सांवरा शिवपुरी में कब लगता है? यह भी भाद्रपद माह मीन्स अगस्त और सितंबर में लगता है। और नागाजी का मेला कहाँ? मुरैना में कहाँ लगता है? मुरैना, पोरसा मुरैना में कब लगता है? ये अगहन माह में लगता है। अगहन मीन्स कब होता है? नवंबर और दिसंबर माह में लगता है। और हीरामन बाबा का मेला ग्वालियर के नजदीक लगता है। और तेजा जी का मेला गुना में लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश में कौन सा मेला छतरपुर जिले में नहीं लगता है? तो छतरपुर जिले में कौन सा मेला नहीं लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वाला देवी मंदिर का मेला नहीं लगता है छतरपुर में। कौन कौन सा लगता है? महू सोहनिया का मेला लगता है। कब लगता है? ये मकर संक्रांति के अवसर पे लगता है। मकर संक्रांति के अवसर पे लगता है। जटाशंकर का मेला कब लगता है? प्रत्येक अमावस्या को लगता है। प्रत्येक अमावस्या को किसका मेला लगता है? जटाशंकर का मेला लगता है। चरण पादुका का मेला कब लगता है? ये भी मकर संक्रांति के समय लगता है। और ज्वाला देवी का मेला लगता कहाँ है? छतरपुर में नहीं लगता, तो ये सागर में लगता है। सागर में लगता है। याद रखना है आपको। कौन सा मेला छतरपुर में नहीं लगता? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ज्वाला देवी का नहीं लगता। कौन कौन सा लगता है? महू सोहनिया, जटाशंकर का मेला, चरण पादुका का मेला। एक और महत्वपूर्ण मेला छतरपुर में लगता है। कौन सा? जल बिहारी कब? दशहरा दीपावली के समय लगता है छतरपुर में जल बिहारी का मेला। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा छतरपुर में लगने वाले मेले महू सोहनिया, जटाशंकर, चरण पादुका, जल बिहारी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़े बाबा का मेला का आरंभ किस शासक ने करवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा छत्रसाल पन्ना ने बड़े बाबा का मेला का आयोजक कराया था। द्वारा मुगल शासक औरंगजेब से अपना राज्य वापस जीतने पर औरंगजेब से अपना राज्य वापस जीतने की खुशी में अपना राज्य जीतने की खुशी में ये कब मनाया गया? राजा छत्रसाल द्वारा मनाया गया। कहाँ पे? ये दमोह के कुंडलपुर ग्राम में इसका आयोजन किया जाता है। आरंभ किया गया बड़े बाबा का मेला, राजा छत्रसाल पन्ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मेला और स्थान दिया गया है, इसमें से हमको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बलदाऊ का मेला या बलदेव का मेला कहाँ लगता है? पन्ना में लगता है।
त्रिवेणी का मेला कहाँ लगता है? रतलाम में लगता है। चामुंडा माता का मेला कहाँ लगता है? देवास में लगता है। धर्मराजेश्वर का मेला कहाँ लगता है? नीमच। ये दोस्तों गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो कहाँ पे लगेगा धर्मराजेश्वर का मेला? मंदसौर में लगेगा, मंदसौर में लगता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम पशुपतनाथ का मेला के नाम से भी जानते हैं, पशुपतनाथ के मेला के नाम से जानते हैं। और बलदेव का मेला पन्ना में लग रहा है, कितने दिन के लिए लग रहा है? 21 दिन के लिए लग रहा है। और त्रिवेणी का मेला रतलाम में कितने दिन के लिए लग रहा है? 11 दिन के लग रहा है। कब लग रहा है? दिसंबर में लग रहा है। और चामुंडा माता का मेला देवास में लग रहा है। धर्मराजेश्वर का मेला कहाँ लग रहा है? मंदसौर में लग रहा है। इसको पशुपतनाथ का मेला भी कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, महाकवि कालिदास द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो महाकवि कालिदास द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य कौन है? कुमार संभवम है। कुमार संभवम कालिदास जी का प्रथम महाकाव्य है। और जिसकी विषय वस्तु क्या है? शिव पार्वती परिणय प्रसंग है। यहाँ पे कुमार संगम में क्या है? शिव और पार्वती का परिणय प्रसंग है। और कुमार कार्तिकेय का जन्म, त्रिपुरापुर राक्षस के वध की कहानी इसमें लिखी हुई है। और और इनका महाकाव्य टोटल प्रथम महाकाव्य तो कौन हुआ जो प्रश्न में पूछा? कुमार संभवम। और कितने महाकाव्य लिखे? 2 महाकाव्य लिखे हैं। तो एक कुमार संभवम हो गया, दूसरा कौन सा है? रघुवंश। रघुवंश ये भी क्या है? महाकाव्य है। और यहाँ पे किसके बारे में? महाराजा दिलीप के बारे में है, महाराजा दिलीप। और साथ में रघुवंश के अन्य राजा के बारे में वर्णन मिलता है हमको। तो महाकवि कालिदास ने कितने महाकाव्य की रचना की है? 2 महाकाव्य की रचना की है। एक कुमार संभवम जिसमें शिव पार्वती प्रसंग, कार्तिकेय जन्म, त्रिपुरापुर राक्षस का वध का वर्णन है। और दूसरा है रघुवंश जिसमें महाराजा दिलीप और रघुवंश के अन्य राजाओं का वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 32, महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया है। इन्होंने ही क्या कहा है? इन्होंने कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा है। और विलियम जोन्स ने दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी, अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है, दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। और ये तो महाकाव्य हमने देख लिया। और उन्होंने खंड काव्य कौन कौन से लिखे हैं? खंड काव्य भी उन्होंने 2 लिखे हैं। एक कौन सा है? ऋतु संहार और दूसरा है मेघदूत। दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा खंड काव्य है? तो खंड काव्य कालिदास जी का ऋतु संहार और मेघदूत है। और महाकाव्य कौन से हैं? अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंश है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 33, राजा भर्तृहरि का रानी था। तो राजा भर्तृहरि की रानी का क्या नाम था? इनकी रानी का नाम पिंगला था। पिंगला उज्जैनी के राजा थे भर्तृहरि, जिनकी रानी का नाम क्या नाम? पिंगला था। इन्हीं की दुश्चरित्रता से खिन्न होकर उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। और ये तांत्रिक संप्रदाय के बाबा गोरखनाथ से प्रेरणा ली और योग साधना की। और इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? राजा भर्तृहरि का जन्म कहाँ पे हुआ था? उज्जैन में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और इनकी समाधि कहाँ पे है? इनकी समाधि कहाँ है? सरिस्का राजस्थान में है। सरिस्का सरिस्का ये कहाँ है? राजस्थान में है। सरिस्का राजस्थान में है। और राजा भर्तृहरि को किस नाम से जानते हैं हम? इनको शतक त्रयी के नाम से जानते हैं, शतक त्रयी की नाम से जानते हैं। और इनकी रचना कौन कौन सी है? इनकी रचना है, रचना ध्यान रखना है आपको, श्रृंगार शतक। इनकी रचना कौन सी है? श्रृंगार शतक, नीति शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, वैराग्य शतक इनकी रचना है। तो राजा भर्तृहरि रानी का क्या नाम था? तो राजा भर्तृहरि रानी का नाम था, क्या नाम? पिंगला था। ये कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? भर्तृहरि जी का उज्जैन में हुआ था। इनकी समाधि सरिस्का राजस्थान में है। इनको शतक त्रयी के नाम से जानते हैं क्योंकि इनकी रचना कौन सी है? श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत के नाटककार भवभूति को किस शासक का राजाश्रय प्राप्त था? तो भवभूति जी को किसका राजाश्रय प्राप्त था? यशोवर्मन का प्राप्त था। यशोवर्मन, यशोवर्मन कहाँ से थे? कन्नौज से। तो भवभूति किसके राजाश्रय में रहते थे? यशोवर्मन के राजाश्रय में रहते थे, जो कहाँ से थे? कन्नौज से थे। अब भवभूति के पिता कौन थे? भवभूति के पिता थे नीलकंठ, नीलकंठ इनके पिता थे। और इनकी माता का नाम क्या था? जातकर्णी नाम था। और इनका नाम भी नीलकंठ रखा गया था।
और भवभूति किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध है, मिल्टन के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इनकी रचना मेन है, इनकी रचना आपको याद रखना है। इनकी रचना कौन सी है? भभूति जी का रचना याद करना है, मालती माधव, मालती माधव, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित और महावीर चरित, महावीर चरित, ये आपको ध्यान रखना है। तो भवभूति जी किसके राजाश्रय में थे? यशोवर्मन के राजाश्रय में थे, कन्नौज के शासक यशोवर्मन थे। और इनका नाम नीलकंठ था, मिल्टन के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। इनकी रचना मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। संस्कृत कवि वाण भट्ट द्वारा रचित मुकुट तड़ितक रचना की विषय वस्तु का आधार क्या है? तो मुकुट तड़ितक रचना की विषय वस्तु का आधार महाभारत कथा है। मुकुट तड़ितक किसका है? आधार है महाभारत, आधार है। इसमें महाभारत कालीन युद्ध घटना के अंतर्गत पांडु पुत्र भीम द्वारा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए दुर्योधन वध का उल्लेख है। तो इसमें मुकुट तड़ितक में दुर्योधन वध का उल्लेख है, जिसमें कौन मार रहा है? पांडुपुत्र, जो उन्होंने अपना प्रण लिया था उसके कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाभारत कथा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कौन सी रचना कवि पद्माकर की नहीं है? तो यहाँ पे कवि पद्माकर की रचना के बारे में पूछा जा रहा है। हिम्मत बहादुर वीरतावरी, अली जयप्रकाश, प्रबोध प्रचासा। दोस्तों छत्रसाल दशक इनकी नहीं है। छत्रसाल दशक किसकी है? भूषण जी की है, भूषण की है। तो पद्माकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिम्मत बहादुर वीरदावली, अली जयप्रकाश, प्रबोध प्रचासा, ये सब किसकी हैं? पद्माकर की हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको काव्य, पद्माकर जी के बारे में हम जानते हैं, इनको काव्य मीमांसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य मीमांसा कहा जाता है। इनकी रचनाएं कपूर मंजरी, और रचनाएं के हम देख लेते हैं, रचना इनकी देख लेते हैं। एक तो हमने देखा हिम्मत बहादुर वीरदावली, अली जयप्रकाश, प्रबोध प्रचासा। इसके अलावा कौन सी है? इसके अलावा काव्य मीमांसा, कर्पूर, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, या और कौन सी है? बाल रामायण, बाल रामायण और बाल भारत, बाल भारत, बाल भारत। ये सारी किसकी रचनाएं? पद्माकर जी की रचनाएं हैं। हिम्मत बहादुर वीरदावली, अली जयप्रकाश, प्रबोध प्रचासा, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल महाभारत, बाल भारत, सॉरी महाभारत नहीं, बाल भारत, ये सब किसकी है? पद्माकर जी की रचनाएं हैं। और छत्रसाल दशक किसकी रचना है? ये भूषण जी की रचना है, भूषण। और भूषण की भी अन्य रचनाओं को देख लेते हैं यहीं पे। भूषण की अन्य रचनाएं कौन सी है? गंगा लहरी, गंगा लहरी, यमुना लहरी, गंगा लहरी, यमुना लहरी किसकी रचना है? भूषण की रचनाएं है। और है क्या है? जगत विनोद, जगत विनोद, जगत विनोद, गंगा लहरी, गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, राम रसायन, राम रसायन, हितोपदेश, हितोपदेश, ये याद रखना है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के सिलेबस में है। त्रिसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की रचना है। और इनकी कौन सी रचनाएं हैं? गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, हितोपदेश। और पद्माकर की रचना के बारे में पूछा है, तो पद्माकर की रचनाएं हिम्मत बहादुर वीरदावली, प्रबोध प्रचासा, अली जयप्रकाश, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, यह सारी पद्माकर जी की रचनाएं थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीर रस प्रधान कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? तो भूषण को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो रुद्र प्रताप सोलंकी ने प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी दोस्तों? रुद्र प्रताप सोलंकी ने प्रदान की थी। इन भूषण जी का नाम क्या था? भूषण की उपाधि तो रुद्र प्रताप सोलंकी ने वीर रस प्रधान कवि भूषण को भूषण की उपाधि तो रुद्र प्रताप सोलंकी ने दिया, पर इनका नाम क्या था? इनका नाम था मतीराम, मतीराम नाम था इनका। और इनकी भूषण जी की प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं यहाँ पे। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, शिववावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, छत्रसाल, ये हमने देखा, ये पीछे भी छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण हजारा, भूषण हजारा, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? ये सारी भूषण जी की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर समाचार पत्र कब प्रकाशित किया? तो कर्मवीर 1919 में प्रकाशित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1919 हो जाएगा। अब कर्मवीर का संपादन कहाँ से हुआ? तो ये जबलपुर से हुआ। जबलपुर से कर्मवीर का संपादन हुआ था। और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रिका का क्या नाम था? प्रमाण।
माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रिका का नाम प्रभा था। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इसका प्रकाशन खंडवा से हुआ है। तो इनके जो समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन जबलपुर से संपादन, और प्रभा का संपादन कहाँ से हुआ था? खंडवा से हुआ था। हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की जब बात कर रहे हैं तो इनकी प्रमुख रचनाओं को भी जानना बहुत जरूरी है। तो इनकी रचनाएं कौन सी हो गई माखनलाल चतुर्वेदी जी की? यहाँ पे देख लेते हैं। हिम तरंगनी, हिम तरंगनी, हिम किरीटनी, दीप से दीप जले, दीप से दीप जले, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। और इनके बारे में और भी जानना जरूरी है। माखनलाल चतुर्वेदी को 1929 में राजद्रोह के केस से इनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। फिर उन्होंने 1922 में ये जेल से फ्री हुए थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था 1889, कब पे हुआ? 1889 बाबई होशंगाबाद में इनका जन्म हुई थी। पर इनकी कर्म भूमि किसको माना जाता है? इनकी कर्म भूमि खंडवा को माना जाता है। और इनको भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। तो आपको प्रश्न को ध्यान में रखता है। इस यहाँ पे पूछा गया कर्मवीर का समाचार पत्र का संपादन कब हुआ? तो 1919 में हुआ। कर्मवीर क्या है? समाचार पत्र है। किसके द्वारा लिखा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1919 में हुआ है। कहाँ से हुआ है? जबलपुर से हुआ है। और इनकी एक पत्रिका है, उसको भी ध्यान रखना, प्रभा, जिसका संपादन खंडवा से हुआ है। इनकी रचनाएं क्या है? हिम तरंगिनी और दीप से दीप जले। और इनका जन्म 1889 बाबई होशंगाबाद में हुआ है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित नहीं की गई है? तो चाँद का मुंह टेढ़ा, काट का सपना, नई कविता का सौंदर्य साथ, ये सब किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। शिकायत मुझे भी है, ये रचना नहीं है किसकी? मुक्तिबोध जी की। मुक्तिबोध, ये किसकी रचना है? शिकायत मुझे भी है, ये हरिशंकर परसाई जी की है। शिकायत मुझे भी है किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की रचना है ये। और गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म श्योपुर में हुआ है। और इनकी अन्य रचनाओं को भी जानना बहुत जरूरी है। तो इनकी अन्य रचनाएं जैसे चाँद का मुंह टेढ़ा, काट का सपना, नई कविता का सौंदर्य साथ, एक साहित्यिक डायरी, और कौन से हैं? एक, याद रखना है आपको, एक साहित्यिक है, एक साहित्यिक डायरी, काट का सपना तो यहाँ पे लिख चुका है, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, ये भी किसकी है? मुक्तिबोध जी की रचना है। और भूरी भूरी खाक धूल, भूरी खाक धूल, ये भी मुक्तिबोध जी की रचना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब शिकायत मुझे भी हरिशंकर परसाई की है, ना कि मुक्तिबोध जी की रचना है। प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। विकल्प सही सुमेलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। गीत फरोश पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई, ठिठुरता हुआ गणतंत्र शरद जोशी, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका है? हरिशंकर परसाई का है। ये किसका है? हरिशंकर परसाई का है, ना कि शरद जोशी जी का है। तो याद रखना है आपको। और साथ में और भी रखना है आपको याद, भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना क्या है? गीत फरोश। और रचनाओं को यहाँ पे हम देखते हैं इनकी। सन्नाटा, सन्नाटा भी किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, यह किसका है? यह भी भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद के डिगरिया में हुआ था। होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं कौन सी है? सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश। अगला, रानी नागफनी की कहानी किसकी है? हरिशंकर परसाई जी का है। इनकी ये क्या है? एक पत्रिका, कौन सी? वसुधा। हरिशंकर जी की पत्रिका कौन है? पत्रिका है वसुधा, वसुधा प्रहरी, प्रहरी, ये इनकी पत्रिका है। और इनकी और रचनाओं को हम देखते हैं। तट की खोज, निठल्ले की डायरी, टार्च बेचने वाला, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भूत के पांव पीछे, ये सब किसकी है? ये हरिशंकर परसाई जी की है। यहाँ पे लिखने की प्रॉपर स्पेस ना होने की वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बट आपको लिख लेना है इसकी। लिख, हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी? निठल्ले की डायरी, टार्च बेचने वाला, तट की खोज,
सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भूत के पांव पीछे, ये सब किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की है। और यहीं पे साथ में हम शरद जोशी की भी रचनाओं को याद रखना होगा हमको। इनकी रचनाएं कौन सी है? रमा, एक था गधा, अंधों की हाथी, फिर किसी बहाने, मैं राह किनारे बैठ, ये सब किसकी है? ये सब जीप पर सवार इलिया, ये सब शरद जोशी जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण है? तो क्वेश्चन क्या है? कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण है? तो कालिदास के किस ग्रंथ में है? मेघदूतम। मेघदूतम में किसका वर्णन है? अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन है मेघदूतम में। अब मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। और कालिदास की सारी रचनाएं, कुमार संभवम, मेघदूतम, शकुंतलम, ऋतुसंहार, ये सारी रचना किसकी? कालिदास का है। पर प्रश्न में है किसमें अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण है? तो मेघदूतम में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। काहे जनसिंगा के लेखक हैं? कहे जनसिंगा के लेखक हैं श्री राम परिहार। कहे जनसिंगा के लेखक कौन है? श्री राम परिहार, याद रखिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है? सागर में स्थित है। मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में स्थित है। मुक्तिबोध जी की रचनाओं को देख लेते हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा, चाँद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? मुक्तिबोध जी की रचना है। ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में अंधेरे में और चंबल की छाती, ये किसकी रचना है? मुक्तिबोध जी की है। तो प्रश्न है, मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में स्थित है। और साथ ही हमको मुक्तिबोध जी की रचनाओं को भी फिर से रिवाइज कर लेना है। चाँद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चंबल की छाती, ये सारी मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रानी नागफनी की कहानी के लेखक है? रानी नागफनी की कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। तो ध्यान रखना, हरिशंकर परसाई किसके लेखक है? रानी नागफनी की कहानी के लेखक है। इनकी और रचनाओं को आपको ध्यान रखना है, जैसे निठल्ले की डायरी, ये किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की है। सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज वैसे मैं करा चुका हूं, फिर भी आपको बार बार इसको पढ़ना है। निठल्ले की डायरी, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता गणतंत्र, यही पूछा हुआ है। लास्ट में अभी इसी प्रश्न को तो डिस्कस किया है। ठिठुरता गणतंत्र और भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, और भी एक दो देखना है। और देख लीजिए, टॉर्च बेचने वाला, ये किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की है। यहाँ पे पूछा भी गया है, रानी नागफनी की कहानी किसकी है? हरिशंकर परसाई जी का है। और और ऑप्शन को हम देखते हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म शाजापुर में हुआ है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म शाजापुर में हुआ है। इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। इनकी रचना है, नवीन जी की रचना कौन सी है? कुमकुम, रश्मि रेखा, रश्मि रश्मि रेखा, अपलक, अपलक और उर्मिला, उर्मिला। तो ये हम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में जाने कि इनका जन्म शाजापुर में हुआ। इनकी रचनाएं जैसे कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और उर्मिला थी। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना हमने देखा ही, जैसे चाँद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्मराक्षस, अंधेरे में, चंबल की छाती। शरद जोशी जी की कविताओं को देख लेते हैं एक बार फिर से। शरद जोशी जी की कविताएं कौन सी है? जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार, जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां, अंधों की हाथी, फिर किसी बहाने, फिर किसी बहाने, ये आपको याद रखना है इन सब कविताओं को, कहानियों को। रहे किनारे बैठ, राह किनारे बैठ, ये किसकी रचनाएं हैं? ये शरद जोशी जी की रचनाएं हैं। जीप पर सवार इल्लिया, अंधों की हाथी, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ, ये किसकी है? याद रखना है, ये शरद जोशी जी की रचनाएं। हरिशंकर परसाई जी की छल्ले की डायरी, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भूत के पांव पीछे, टार्च बेचने वाला, ये किसकी है? ये हरिशंकर परसाई जी की है। मुक्तिबोध जी का हमने देखा ही है। और बाल कृष्ण शर्मा जी का जन्म शाजापुर में हुआ और इनकी रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर 80 खंभा बावड़ी स्थित है? तो दोस्तों 80 खंभा बावड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर के किले के समीपस्थ क्षेत्र में ये बावड़ी है जो कि 80 खंभों पर टिकी हुई है। तो प्रश्न 80 खंभा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा किला सही सुमेलित नहीं है? तो हमको किले को देखना है और निर्माणकर्ता को देखना है। राघवगढ़ के किला राजा लाल सिंह, बिल्कुल सही है। राघवगढ़ के किला का निर्माण किसने किया था? राजा लाल सिंह ने किया था। सबलगढ़ के किले का निर्माण किसने किया? गोपाल सिंह, करौली के राजा, इन्होंने सबलगढ़ का किया है। और ये सबलगढ़ का किला कहाँ पे है? ये मुरैना में है। ये मुरैना में। अच्छा, मुरैना के पास के और किलों को देख लेते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट है अटेर। अटेर का किला कहाँ है? भिंड में है। अटेर का किला कहाँ पे? भिंड में। किसने बनवाया है? बदन सिंह ने बनवाया है। बदन सिंह। और ये कौन से? भदौरिया राजवंश के शासक हैं। भदौरिया राजवंश के। भिंड देख लिया, भिंड का अटेर किला देख लिया। और एक और देख लेते हैं भिंड का ही, गोहद किला। गोहद किला कहाँ है? गोहद भिंड में है। गोहद भिंड में है गोहद का किला। और अगला ऑप्शन के चलते मैहर का किला, बघेल राजा रामचंद्र। यही ऑप्शन गलत है, तो इसका उत्तर सही सी हो जाएगा, क्योंकि मैहर के किले को मैहर के राजा हरि सिंह ने निर्माण कराया था। मैहर राजा हरि सिंह ने निर्माण कराया है। हरि सिंह कछवाहा, हरि सिंह जो कि कछवाहा वंश के शासक थे, उन्होंने करवाया है। और चौथा सागर का किला राजा उदान शाह ने कराया है। इनको उड़ान शाह के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न था कौन सा किला सुमेलित नहीं है? तो मैहर का किला। बघेल राजा रामचंद्र की जगह पे मैहर राजा हरि सिंह कछवाहा ने निर्माण करवाया था। और किले जो दिए हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। राघवगढ़ का किला राजा लाल सिंह, सबलगढ़ का किला मुरैना में है, गोपाल सिंह करौली के राजा ने करवाया था। सागर का किला राजा उदान शाह ने कराया था। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने दिया। अटेर का किला भिंड में है, जिसका निर्माण बदन सिंह जो भदौरिया शासक थे उन्होंने कराया। गोहद किला गोहद भिंड में है। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? हिंदूपत महल कहाँ है? पन्ना में है, बिल्कुल सही। पालकी महल कहाँ है? हिंदूपत पन्ना, याद रखना, हिंदूपत पन्ना। पालकी कहाँ पे चल रही है? ओरछा में चल रही है। पालकी महल कहाँ पे है? ओरछा में है। ताल कोठी महल, ताल कोठी, ताल कहाँ नहीं, ताल तो कोठी निवाड़ी नहीं है, क्या है? टीकमगढ़। ताल कोठी महल कहाँ है? टीकमगढ़। तो इसमें सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन, ताल कोठी महल कहाँ पे? टीकमगढ़ पे, याद रखना है। और बादल महल नीमच और रायसेन भी कहा जाता है इसको, है बादल महल नीमच। तो इस प्रश्न में गलत ऑप्शन था तालकोटी महल, जो कि टीकमगढ़ में है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ महल आप यहाँ पे और देख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सप्तखंडा महल, आपको बताओ ये सप्तखंडा महल के बारे में सोचिए। सप्तखंडा महल कहाँ पे है? सप्तखंडा महल। और इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको भी जानिए, वीर महल के नाम से भी जानते हैं। इसका कहाँ पे है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो ये दतिया जिले में है। और ये सप्तखंडा महल जो है ये 7 मंजिला की इमारत है। सोचिए दोस्तों, उस समय 7 मंजिला की इमारत किस समय बनी है? उस समय ये 1614 में 7 मंजिला की इमारत है। किसने बनवाया था? वीर सिंह देव ने बनवाया था। 1614 में वीर सिंह देव ने बनवाया था। हम बात कर रहे हैं सप्तखंडा महल और वीर महल, क्योंकि इस वीर महल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण वीर सिंह देव ने कराया है। सप्तखंडा महल कहाँ है? तो दतिया में है, 7 मंजिला का है, 1614 में इसका निर्माण हुआ है। इसी तरीके से एक और महल को देखते हैं, नौखंडा महल। दोस्तों नौखंडा महल कहाँ पे है? इसी को, नौखंडा महल को ही हम क्या कहते हैं? हवा महल के नाम से भी जानते हैं। ये किस सदी में? 11वीं सदी में बनाया गया था। 11वीं शताब्दी में बनाया था। कौन बनाया था? प्रतिहार राजा। प्रतिहार राजा, प्रतिहार राजा किसने बनाया था? कीर्तिपाल ने बनाया था। कीर्तिपाल ने बनाया था। और कहाँ बनाया था? तो ये चंदेरी में बनाया था। चंदेरी में बनाया था। प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी में बनाया था। तो इस तरह से इस प्रश्न को हमने देख लिया। हिंदूपत महल पन्ना, पालकी महल ओरछा निवाड़ी, तालकोठी महल टीकमगढ़ में है और बादल महल का नीमच में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने क्या दिया? सप्तखंडा महल या कि इसको वीर महल कहते हैं, दतिया में स्थित है, 7 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण 1614 में हुआ है, वीर सिंह देव ने कराया है। और इसी तरीके से हमने दूसरे महल के बारे में चर्चा किया कि कौन से महल? नौखंडा महल। ये नौखंडा महल कहाँ पे है? हवा महल। इसको नौखंडा महल या हवा महल भी कहते हैं। इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। प्रतिहार राजा ने कराया था। राजा कौन थे? कीर्तिपाल थे। कहाँ पे है? चंदेरी में है। और इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा तालकोठी महल निवाड़ी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रूपायन संग्रहालय कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों रूपायन संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो रूपायन संग्रहालय मांडू में स्थित है। मांडू, रूपायन संग्रहालय कहाँ, ध्यान रखना है, मांडू में स्थित है। एक्चुअली ये क्या है, मांडू शहर की जीवन शैली को दर्शाया गया है। यहाँ पे मांडू शहर की जीवन शैली को दर्शाया गया है। तो प्रश्न में पूछा गया है रूपायन संग्रहालय कहाँ है? तो मांडू में है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, मांडू आया तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, देवी अहिल्याबाई, क्या याद रखना है आपको? देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय, देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है? ये है महेश्वर खरगोन में है, महेश्वर खरगोन में है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। रूपायन संग्रहालय पूछा है, मांडू में है, और देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय पूछे तो ये महेश्वर खरगोन में है, आपको याद रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, किला और स्थान दिया हुआ है। अब आदमगढ़ का किला कहाँ है? नीमच में है, बिल्कुल सही। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़, याद कैसे रखना है आदमगढ़ का, आपको बार बार पढ़ने से ही याद होगा। जैसे आप एक ही को दो तीन बार पढ़िए तो आपके दिमाग में जाएगा। आदमगढ़ का किला कहाँ है? नीमच में है। शेरगढ़ का किला कहाँ पे है? बैतूल में है। शेरगढ़ का किला बैतूल में है। और होशंगशाह का किला कहाँ? मांडू, बिल्कुल गलत। होशंगशाह का किला कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। होशंगा होशंग होशंगशाह का किला कहाँ है? होशंगाबाद में है। और मांडू में क्या है? ये होशंगशाह का मकबरा है, मकबरा है। तो ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अगर होशंगशाह की बात हो रही है तो उसके मकबरा की जब बात होगी तो मकबरा माँ से मकबरा और माँ से मांडू में होगा। और जब होशंगशाह के किले की बात होगी तो होशंगशाह से होशंगाबाद होगा। ठीक है, इसमें आप ऐसे आपको याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सिंगोली का किला नीमच में है, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? होशंगशाह का किला, ये कहाँ पे? मांडू में ना होकर होशंगाबाद में होता है। और मांडू में क्या है? मकबरा है। इस प्रश्न को ध्यान रखना है आपको। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। इसमें क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब महल दिया हुआ है और जिले का नाम दिया हुआ है। अब हृदय शाह का महल छतरपुर है, ये बिल्कुल सही है। पालकी महल कहाँ है? ओरछा है, बिल्कुल सही है। तालकोठी महल टीकमगढ़, अभी हमें लास्ट टाइम में ही देखा, पिछला क्वेश्चन इसी में गलत था। और ताराबाई का महल राजगढ़, ये बिल्कुल गलत है। राजगढ़ ना होके कहाँ पे है? शाजापुर है, शाजापुर। अब आपको ध्यान रखना है, ताराबाई कहाँ पे? शाजापुर। ताराबाई सजेंगी कहाँ? शाजापुर में सजेंगी, ताराबाई शाजापुर। तालकोठी, ताल कहाँ, ताल की कोठी कहाँ पे है? टीकमगढ़ पे है, जहाँ पे हम टीकम करेंगे वहीं पे तालकोठी होगी। पालकी महल कहाँ है? ओरछा, पालकी महल ओरछा। हृदय शाह का महल छतरपुर, याद रखना है, आपको भूलना नहीं है दोस्तों, ये सब बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। हृदय शाह छतरपुर होंगे, पालकी महल ओरछा होगा, तालकोठी कहाँ पे होगी? टीकमगढ़ होगा, और ताराबाई शाजापुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति कब जारी की गई थी? तो मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति कब जारी की थी? 1995 में। तो मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति 1995 में जारी की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्न स्तंभों का सही मिलान कीजिए और नीचे उत्तर दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर ढूंढिए। आपको कूट का प्रयोग करना है और इसमें सही उत्तर ढूंढना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें बाघ की गुफाएं धार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाघ की गुफाएं धार। और ये धार की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन गुफाएं हैं। और ये 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य की हैं। और हम देख लेते हैं भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ है? तो ये उज्जैन में है। कहाँ पे है? भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ पे? उज्जैन पे है। और इसका निर्माण कौन किया था? इसका निर्माण निर्माण किए थे परमार वंश से संबंधित है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, भरतहर की गुफाएं परमार वंश से संबंधित है। तो ये कब था? 11वीं सदी से संबंधित है। और ये किस लिए फेमस है? रंगीन चित्रकारी के लिए फेमस है। याद रखिएगा, भरतहरी की गुफाएं रंगीन चित्रकारी के लिए फेमस है। और अगला देखते हैं, बाघ की गुफाएं धार, ये तो सुमेलित है ही है, इसका सही जवाब भी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखते हैं, बिलोवा की गुफाएं। तो बिलोवा की गुफाएं कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर से है। और बिलोवा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। ये ध्यान रखना, बिलोवा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ है? रायसेन में है। रायसेन के कहा? पाटनी गांव में है। रायसेन के पाटनी गांव में है। और ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। और कुछ गुफाएं आप देख लीजिए यहीं पे, जैसे मांडा की गुफाएं या मांडा की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये सिंगरौली में है, सिंगरौली में है मांडा की गुफाएं। और आदमगढ़ की गुफा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदमगढ़ की गुफा कहाँ पे है? तो ये कहाँ? आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद जिले में है, होशंगाबाद जिले में है। और एक और देख लीजिए,
जैसे शैव धर्म से यहाँ पे हम बिलोवा की गुफा देखें। अब हम देखते हैं शंकराचार्य की गुफा कहाँ है। तो शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये खंडवा में है। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ? खंडवा में है। और इसके साथ ही हम और गुफा देख लेते हैं, भीमबेटका की गुफा। जो भीमबेटका की गुफा आपको पता ही है, रायसेन में है। और एक और इम्पोर्टेंट, उदयगिर की गुफा। उदयगिर की गुफाएं कहाँ पे हैं? उदयगिर की गुफाएं कहाँ? विदिशा में है। और ये भी ध्यान रखना है आपको, जो उदयगिर की गुफा है वो किस धर्म से है? वह हिंदू हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म से भी संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रश्न में सही सुमेलित करना है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाघ की गुफाएं, धार। और ये क्या है? गुप्तकालीन है, 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच है। पहला ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं, भृतहर की गुफाएं उज्जैन में है। और इसका निर्माण कौन किया था? परमारवंशी। परमार वंश के शासक ने किया था। 11वीं शताब्दी की गुफा है, रंगीन चित्रकारी के लिए फेमस है। नेक्स्ट, बिलावा की गुफाएं। बिलावा की गुफाएं कहाँ पे? ग्वालियर में है। और ये शैव धर्म से संबंधित है, बिलोवा की गुफाएं। और नेक्स्ट, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पे है? रायसेन में है। रायसेन के पाटनी गांव में है और ये जैन धर्म से संबंधित है। और इन 4 ऑप्शन के अलावा भी हमने और गुफाओं के बारे में जाना है, उनको फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे मांडा या माड़ा की गुफाएं कहाँ है? सिंगरौली में है। और आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ है? होशंगाबाद जिले में पड़ती हैं। और शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ है? खंडवा में है। भीमबेटका की गुफा रायसेन में है। और उदयगिरी की गुफा कहाँ? विदिशा में है। और उदय की गिरी की जो गुफा है वो हिंदू एज वेल एज जैन दोनों धर्म से संबंधित है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। कालीन भूमरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भूमरा, भूमरा आपको पता ही है, भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये सतना जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सतना जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सतना जिले में। और ये गुप्त कालीन है, यह भी ध्यान रखना है आपको। और एक मंदिर को और हमने देखा था आपके, नचना कुठार का मंदिर। नचना कुठार का मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर को देखा था हमने। पार्वती मंदिर को देखा था, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और भूमरा का शिव मंदिर का सतना में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में जेम्स फॉरसिथ द्वारा खोजा गया था? जेम्स फॉरसिथ किसको खोजे थे? तो ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पचमढ़ी। एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी की खोज किसने किया था? तो जेम्स फॉरसिथ ने किया था। ध्यान रखना है आपको। अगले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं मध्य प्रदेश के बौद्ध चित्रों की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो बौद्ध चित्रों की आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बाघ की गुफाओं को जाना जाता है। और बाघ की गुफाएं किस जिले में पड़ती है? तो ये धार जिले में पड़ती है। और एक बात बाघ की गुफा के से और हमको ध्यान रखना है, बाघ की गुफा की खोज कब हुई थी? 1818 में हुई थी। और इसकी खोजकर्ता कौन है? तो डेंजरफील्ड। कौन है? डेंजरफील्ड। बाघ की गुफा, बाघ कैसा होता है? डेंजर होता है, तो इसकी खोज कोई डेंजर आदमी ही करेगा। तो इसकी खोज कौन किया था? डेंजरफील्ड। इस तरह से आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में। तो बौद्ध चित्रों की आत्मा के रूप में जाना जाता है किसे? बाघ की गुफाएं को जाना जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा युग्म सही है? अब हमको देखना है कौन सा सही है। होशंग शाह का मकबरा, भोपाल। बिल्कुल गलत दोस्तों, हमने आपको एक इसके लिए ट्रिक बताया था कि अगर होशंग शाह के बारे में बात हो रही है तो अगर मकबरा, मकबरा क्या है? माँ से है, तो इसका कहाँ पे होगा? माँ से मांडू। मांडू, मकबरा की जब बात होगी तो मांडू होगी, माँ से मकबरा और माँ से मांडू होगी। और होशंग शाह के किले की बात होगी तो किला कोई अपने नाम से रखता है, जैसे होशंग शाह, तो इसके किला कहाँ पे होगा? होशंगाबाद हो जाएगा। होशंगाबाद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा होशंग शाह का मकबरा, भोपाल। ये क्या है? कौन सा युग्म सही है? तो ये गलत हो गया। अब सही की ओर देखते हैं। सही की ओर देखते हैं, नवाब हसन का मकबरा, मांडू। नवाब हसन का मकबरा, मांडू। ये भी गलत है, क्योंकि नवाब कहाँ पे है? नवाब भोपाल में है, तो नवाब हसन का मकबरा कहाँ पे होगा? मांडू में ना होगे, कहाँ पे होगा? भोपाल में होगा। तो नवाब हसन का मकबरा भोपाल में होगा। तो इसको भी हम देख लिए। अगले प्रश्न अगला ऑप्शन देखते हैं, गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर। तो इस प्रश्न के लिए यही सही ऑप्शन हो जाएगा कि गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पे होगा? शिवपुरी में ना होके कहाँ पे होगा? ग्वालियर होगा। ध्यान रखना है आपको। और गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पे? मंडला में है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने समाधियां देखा, तो कुछ और लोगों की समाधियां देख लेते हैं, जैसे रानी रूपमती। रानी रूपमती और साथ में बाज बहादुर का कहाँ पे है? सारंगपुर राजपूत, सारंग
सारंगपुर राजगढ़, राजगढ़ में है रानी रूपमती का। और हम देख लेते हैं साथ में दुर्गावती जी की समाधि कहाँ पे है। दुर्गावती जी की समाधि कहाँ पे है। दुर्गावती जी की समाधि है बरेला जबलपुर, बरेला, बरेला जबलपुर में इनकी समाधि है। और हम देखते हैं किसकी, अवंती बाई, अवंती बाई, अवंती बाई की समाधि कहाँ पे है, तो बालपुर, बालपुर, बालपुर कहाँ पे, डिंडोरी, डिंडोरी, बालपुर डिंडोरी में है। और अहिल्या बाई की समाधि देखते हैं, अहिल्या बाई की समाधि कहाँ है, महेश्वर में है, महेश्वर में है। तो यहाँ पे हमने देखा होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे है, पांडु में है। नवाब हसन का मकबरा कहाँ पे है, भोपाल में है। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पे है, ग्वालियर में है। गिरधारी बाई की समाधि कहाँ है, मंडला, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। और हम इसके साथ ही कुछ और समाधियां देखते हैं, जैसे रानी रूपमती की समाधि कहाँ पे है, सारंगपुर राजगढ़ में है। दुर्गावती जी की समाधि कहाँ, बरेला जबलपुर में है। अवंती बाई की समाधि कहाँ पे है, बालपुर ढिंडोरी में है। और अहिल्या बाई की समाधि महेश्वर में है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में गलत कथन का हमको चयन करना है, इनमें से कौन सा गलत। तो कायथा की खुदाई श्री वाकनकर के निर्देशन में हुई, बिल्कुल सही। जो कायथा है उसकी खुदाई किसने किया, वाकनकर ने किया था। कटाव स्थल की खुदाई प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में हुई, यह भी सही है कि कटाव स्थल की खुदाई प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के नेतृत्व में हुई। आदमगढ़ का उत्खनन कार्य किसके, एच.वी. त्रिवेदी, नहीं ये गलत ऑप्शन हो गया। आदमगढ़ का उत्खनन कौन किया था, बी.आर. जोशी ने किया था, बी.आर. जोशी ने किया था आदमगढ़ का उत्खनन का काम। और उपरोक्त में से सभी कथन, तो इसका सही कथन क्या हो, गलत कथन क्या हो जाएगा, आदमगढ़ के उत्खननकार एच.वी. त्रिवेदी की जगह बी.आर. जोशी होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सांची बौद्ध स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांची के निर्माण 26, 34 एवं 35 बौद्ध धर्म तथा गुप्त काल से संबंधित है, बिल्कुल सही, ऑप्शन 2। स्तंभ क्रमांक 35 भग्नावस्था में है, जिसका 3.7 मीटर का टुकड़ा मिला है तथा स्तंभ के ऊपर 1.15 मीटर भाग गोलाकार चिकना है, ये भी सही है। अगला प्रश्न, स्तंभ का ऊपरी गोलाकार भाग का व्यास नीचे 77.5 सेंटीमीटर तथा शीर्ष 67.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे शीर्ष कितना है, शीर्ष है 77.5 और शीर्ष के साथ साथ जो गोलाकार भाग का व्यास है वो 67.5 है, तो यह गलत होता है। और नेक्स्ट, किस घंटा कृत युक्त स्तंभ शीर्ष का वर्गाकार चौकी है, इसमें प्रयुक्त पत्थर नागौरी है, जो सांची के पुरातात्विक, जो सांची के गुप्तकालीन शिल्प की विशेषता है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा। ये 3 गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ऑप्शन 1, 2, 4 हो जाएगा, 1, 2, 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। मध्य प्रदेश के किस जिले में कंकाली देवी के नाम का एक गुप्तकालीन विष्णु मंदिर विद्यमान है। कंकाली देवी के नाम पे कटनी में है, कटनी में कंकाली देवी के नाम पे क्या है, विष्णु मंदिर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 60। मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल में पुरुष प्रधान लागी नृत्य किस माह में किया जाता है, तो लागी नृत्य यहाँ पे होगा, श्रावण मास में होगा। और एक ऐसा है पुरुष प्रधान है, ध्यान रखना, एक ऐसा पुरुष प्रधान है, श्रावण मास में आयोजित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है, तो प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री बाघ की गुफाओं में बाघ की गुफाओं में देखा जाता था। इसमें मुंह में कपड़ा रखी शोकाकुल स्त्री का, शोक कुल स्त्री या महिला को हम देख सकते हैं। अब बाघ की गुफाएं को ये भी जान लेना कहाँ पे है, बाघ की गुफाएं धार में है, जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी का पार्ट है, विंध्य पर्वत श्रेणी का पार्ट है। और बाघ की गुफाओं की खोज किसने किया था, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ किसने किया था, डेंजर फील्ड ने किया था बाघ की गुफाओं की खोज। तो इस तरह से प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री की चित्रकारी को बाघ की गुफाओं में दर्शाया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से किस लोक गायक का संबंध पांडवानी लोकगीत से है, तो पांडवानी लोकगीत से किसका संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांतिबाई चिलकने। शांतिबाई चिलकने का संबंध किससे, पांडवानी से है। और कुछ विशेष नाम है उनको भी आप जान लीजिए, जैसे तीजन बाई जैसे आप जानते हैं, इनको 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया था, पद्मश्री से नवाजा गया था। साथ ही इनको पद्म भूषण
और पद्म विभूषण भी पद्म विभूषण भी प्राप्त हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक लोगों को और जान लीजिए जो पाडवानी से संबंधित है। एक है झाड़ू देवगन। झाड़ू देवगन ये भी पाडवानी से संबंधित है। और पाडवानी में होता क्या है, उच्च स्वर का उच्च उच्च स्वर कथा गायन होता है। इसमें क्या होता है, उच्च स्वर कथा गायन होता है। कथा गायन होता है। और ये किस क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपको शहडोल शहडोल अनूपपुर और बालाघाट के क्षेत्र में पाडवानी का देखा जा सकता है। तो प्रश्न था लोक गायन का संबंध पाडवानी लोकगीत से किसका था, तो शांतिबाई छिलकर ने था। साथ में हमने देखा तीजन बाई को जो कि इसी से संबंधित है, जिनको पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण तीनों प्राप्त हुआ है। और झाड़ू देव जो कि पाडवानी लोकगीत से ही संबंधित है। पाडवानी लोकगीत उच्च स्वर के साथ कथा गायन है। और इसको हम कहाँ देख सकते हैं, शहडोल अनूपपुर और बालाघाट के क्षेत्र में देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63, प्रदेश में किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो बिरहा नृत्य है उसको हम अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, एक तरह से सवाल जवाब वाली गायन शैली है। सवाल जवाब की गायन शैली है। एक तरफ से सवाल होता है, दूसरी तरफ से जवाब होगा। सवाल जवाब गायन शैली है। और यह कहाँ पे देखने को मिलता है, तो दोस्तों बिरहा कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आपको ये बघेलखंड के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। अब मुख्यतः इसको अहिर लोग कहते हैं, अहिर या इसको अहिराई भी कहा जाता है बिरहा को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों टिकोरा किस में प्रयोग किया जाता है, कहरवा में प्रयोग किया जाता है। और कहरवा कहाँ का लोक गायन है, आप एक तरह से देख सकते हैं ये बघेलखंड क्षेत्र में ये भी देखने को मिलता है कहरवा। और ये विशेषकर गोंड जनजाति के द्वारा कहरवा किया जाता है। और यह वैवाहिक शादी विवाह के उत्सव में देखा जाता है। वैवाहिक के साथ साथ हम मृत्यु संस्कार के समय भी हम कहरवा को देख सकते हैं। तो वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है, कौन सा, टिकोरा। टिकोरा किस में प्रयोग किया जाता है, तो कहरवा में प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, कहरवा बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मध्य प्रदेश में लोक नाट्य माच का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों माच का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो माच का प्रणेता बाल मुकुंद जी को कहा जाता है। बाल मुकुंद जी कहाँ के हैं, तो उज्जैन से संबंधित हैं। और इन्होंने माच की 16 नाटकों की रचना की थी, जिसमें से 10 का प्रकाशन हो चुका है। और दोस्तों जैसे आपको पता है कि ये क्या है, हमारा माच राजकीय नाटक भी है। माच हमारा राजकीय नाटक भी है। और यह किस पे आधारित है, माच मालवी जीवन शैली पर आधारित है। मालवी लोक जीवन शैली पर आधारित है। लोक जीवन शैली पे आधारित है। तो माच के प्रणेता कौन है, बाल मुकुंद जी है, जो उज्जैन से संबंधित है। और ये हमारा राजकीय नाटक भी है। और माच का प्रदर्शन मालवी लोक जीवन को प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, खम्ब स्वांग विशेष रूप से किस जनजाति का लोक नाट्य है, दोस्तों ये किसका है, ये कोरकू जाति जनजाति का लोक नाट्य है। और ये कहाँ पे हमको मिलता है, ये हमको सतपुड़ा और निमाड़ के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे, सतपुड़ा और निमाड़ के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। और ये कब किया जाता है, खम्बस्वाम होली के समय पे किया जाता है। होली के समय पे किया जाता है। खम्बस्वाम का अर्थ होता है दोस्तों खंबे के आसपास किया जाने वाला प्रदर्शन। खम्बस्वाम का आरंभ और अंत अनुष्ठान से होता है। और खमसंग संगीत अभिनय और मंची दृश्य से कोरकू आदिवासियों के लिए संपूर्ण नाट एक तरह से किंवदंती है। जैसे रावण मृत्यु मेघनाथ कुरकुओं को एक बार बड़ी विपत्ति से बचाया था, उसी स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है। कुआर की रात में देव प्रबोधिनी एकादशी जब होती है, इसी के आसपास कोरकू प्रत्येक रात नए नए स्वांग खेलते हैं। तो यहाँ पे आया खम्ब स्वांग विशेष रूप से किस जनजाति का है, तो कोरकू जनजाति से है। आप इसको ध्यान रखना है आपको। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनसुखा लोक नाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, दोस्तों मनसुखा किससे संबंधित है, मनसुखा बघेलखंड से संबंधित है। बघेलखंड से संबंधित है। एक तरह से क्या है, लोक प्रहसन है। लोक प्रहसन है। और लोक प्रहसन है। और मनसुखा हम क्या है, एक तरह से रास लोकनाट्य का, रास जो हमारा लोकनाट्य है उसका बघेली रूपांतरण, बघेलखंड का है तो इसका बघेली रूपांतरण को हम मनसुखा कहते हैं। इसमें गोपियों की नोकझोंक चलती है, छेड़छाड़ होती है। तो मनसुखा लोकनाट्य मध्य प्रदेश के बघेलखंड से संबंधित है, आपको याद रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68, जलेबी की जोड़ का संबंध मध्य प्रदेश के किस चित्रकला से है? तो दोस्तों किस चित्रकला से है? तो ये संजा संजा चित्रकला का संबंध किससे है? जलेबी की जोड़ का संबंध संजा चित्रकला से है, आपको ध्यान रखना है। और जैसे आपको देखिए मांडना कहाँ पे है? मांडना आपको मालवा, और ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो मालवा क्षेत्र में है। यह दीपावली के समय चित्रकला है। दीपावली के समय गेरू और छुरी का इस्तेमाल किया जाता है। पांगल्या कहाँ का है? निमाड़ का है। इसमें कब किया जाता है? बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय किया जाता है। तो इस तरह से जलेबी की जोड़ का संबंध किससे? संजा से संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69, मध्य प्रदेश के किन जिलों में मिट्टी शिल्प बनाए जाते हैं? तो मिट्टी शिल्प कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों? तो धार में भी बनाए जाते हैं, झाबुआ में, शहडोल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सभी जगह, क्योंकि धार में, शहडोल में और झाबुआ में भी बनाए जाते हैं। यहाँ मिट्टी सिर्फ निजी विशेषताओं के कारण यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इन जगहों में, तो आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में काष्ठ शिल्प की समृद्ध परंपरा रही है। कहाँ पे रही है दोस्तों काष्ठ शिल्प की? तो इसका भी जवाब हो जाएगा मंडला में भी रही है, और बैतूल में भी रही, होशंगाबाद में रही। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यहाँ पे सभी जगहों पे काष्ठ शिल्प की रही है। और साथ में काष्ठ शिल्प के लिए 2-3 नाम और आपको ध्यान रखना होगा। जैसे बुधनी, इसको भूलना नहीं है। बुधनी भी काष्ठ शिल्प के लिए, लकड़ी की कला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कौन सा क्षेत्र है? श्योपुर, श्योपुर भी बहुत महत्वपूर्ण। और रीवा। जैसे ऑप्शन में तो मंडला, होशंगाबाद, बैतूल दिया ही है, इसके बाद कहीं आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो ये भी है। बुधनी, श्योपुर, रीवा भी काष्ठ शिल्प किला के लिए बहुत है। यहाँ पे होता क्या है? लकड़ी के पहिया, देवी देवताओं की मूर्तियां, घरों के दरवाजे, जैसे पाटो तिपाही के मुखौटे आदि वस्तुओं को काष्ठ कला का उत्कर्ष प्राचीन समय से देखा जा सकता है इन क्षेत्रों में। तो आपको ध्यान रखना होगा, काष्ठ शिल्प कला उपरोक्त में से सही जवाब हो जाएगा इसका। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन का छीपा शिल्प वस्तुतः क्या कहलाता है? उज्जैन का छीपा शिल्प दोस्तों क्या कहलाता है? तो ये क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प। छिपा शिल्प क्या है? जब हम हाथ के द्वारा कपड़े पर, हाथ से बनाया जाने वाला है, हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प को हम क्या कहते हैं? छिपा शिल्प करते हैं। इसमें विभिन्न क्या उकेरा जाता है? इसमें विभिन्न विचारों को उकेरा जाता है। विभिन्न विचारों को हाथ से उकेरा जाता है, विचारों को उकेरा जाता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। और ये मुख्यतः भील जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा ये की जाती है। इसमें कपड़े हाथ से बनाए जाने वाले छिपा शिल्प पे विभिन्न विचार जैसे उकारा जाते हैं, और भील आदिवासियों की विभिन्न जाति प्रतीकों का समावेश होता है। और आज भी दोस्तों भील आदिवासियों द्वारा इन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। छिपा शिल्प कला ने एक व्यावसायिक उद्योग का भी रूप ले लिया है। जैसे आप देखोगे कुछी, मुनावर, खिराला, जैसे आप खिराला, ये उज्जैन के समीप के क्षेत्र हैं, में छिपा शिल्प के पारंपरिक केंद्र भी खुल गए हैं। और छिपा शिल्प मेरुगढ़ के नाम से देश तथा विदेश में विख्यात है। और किस पे आप ध्यान रखना है आपको? किसके? मेरू नहीं, भेरूगढ़ के नाम से देश विदेश में प्रसिद्ध भी है। तो आपको छिपा शिल्प नहीं बोलना है, क्या है? हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प है छिपा शिल्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। मध्य प्रदेश में शिल्प कला एवं उसके प्रसिद्ध केंद्र का चुनाव कीजिए। शिल्प कला और उसके प्रसिद्ध केंद्र का हमको चुनाव करना है। तो पीतल शिल्प नरसिंहपुर, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, पीतल शिल्प नरसिंहपुर। धातु शिल्प सतना, बिल्कुल सही है। सुपारी शिल्प रीवा, बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि नरसिंहपुर जिला में पीतल शिल्प हमको बहुत बहुतायत मात्रा में देखते हैं, और सेम यही है सुपारी शिल्प रीवा में देखने को मिलता है। दोस्तों पीतल शिल्प में होता क्या है? पीतल एवं तांबे नरसिंहपुर जिले के कहाँ पे? चिचली, इसको इनको जो चिचली है, चिचली में कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से बर्तन का काम होता है, जैसे परात, डेगची, गंज शामिल होते हैं। और धातु शिल्प कहाँ है दोस्तों? ये सतना जिले के जो उचेहरा कस्बा है, वहां पे हमको देखने को मिल जाता है। जैसे बटलोही नामक पात्र जो है, कांसे का बटलोही जो बनता है, बहुत फेमस है यहाँ का, सतना उशेरा का। और सुपारी शिल्प में यहाँ पे दोस्तों रीवा में सुपारी से क्या है? सुपारी का यूज करके हमको खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती हैं। और साथ में इसके साथ हमने पहले भी बताया कि जब बात आएगी कास्ट शिल्प की, वहां पे आपको बुधनी की कास्ट कला को नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मध्य प्रदेश में किस जनजाति समूह द्वारा मेघनाथ पर्व मनाया जाता है? इसका डिस्कशन दोस्तों हम बहुत बार कर चुके हैं, अभी भी किए हैं। कौन से कुरकू आदिवासी खम्ब सॉन्ग बना रहे थे ना रात में जग जग कर,
मेघनाथ। तो मेघनाथ का पर्व कहाँ कुरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, इस पर डिस्कशन हो रखा है। तो अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है? दोस्तों बताइए, अबुझमाड़िया जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? काकसार है, काकसार है, ध्यान रखना है। काकसार स्त्री या पुरुष को एकांत प्रदान करता है। यहाँ पे क्या करता है? स्त्री और पुरुष को एकांत प्रदान करता है। एकांत प्रदान करने का मतलब, इसकी विशेष बात यह है कि युवा लड़के और लड़कियां एक दूसरे के गांवों में नृत्य करते पहुंचते हैं। अब वर्षा की फसलों को जब तक बालियां नहीं फूटती, अबुझमाड़िया स्त्री पुरुषों को एकांत मिलना वर्जित होता है। इस तरह से यहाँ पे और भी देखा जाता है कि कई अविवाहित युवक युवतियां अपने मन के लिए श्रेष्ठ जीवन साथी का चुनाव करने में यह पर्व बहुत सहायक सिद्ध होता है। अबुझमाड़िया का क्या पूछा गया था? अबुझमाड़िया का प्रमुख पर्व काकसार है, ध्यान रखना आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य समारोह किस वर्ष किस फिर से देखें, मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य समारोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये दोस्तों 1976 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1976 में प्रारंभ हुआ। अब खजुराहो नृत्य समारोह आपको ये भी जानना होगा कहाँ पे मनाया जाता है? छतरपुर में मनाया जाता है। और ये कितने दिवस का होता है? तो 7 दिवसीय होता है, भूलना नहीं, 7 दिवसीय होता है। और ये शास्त्रीय नृत्य का सबसे, खजुराहो जो नृत्य समारोह है, ये शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह है, क्योंकि इसमें सभी शास्त्रीय नृत्य जितने हैं, जैसे कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, तो इन सब के जो शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं, सब भाग लेते हैं यहाँ पे। कलाकार सारे भाग लेते हैं। तो खजुराहो नृत्य समारोह 1976 से मनाया जा रहा है छतरपुर में, और ये 7 दिवसीय होता है। ध्यान रखना है आपको। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा वर्ष 1976, बी ऑप्शन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। मालवा उत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों मालवा उत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 1991 से प्रारंभ हुआ, याद रखना है। मालवा उत्सव को 1991 में हुआ था। ये यहाँ पे मालवी शैली का नृत्य और हस्तशिल्प के मेले लगते हैं। मालवा उत्सव में क्या होता है? जो मालवी शैली के नृत्य होते हैं उनका परफॉर्मेंस होता है, साथ में हमें हस्तशिल्प के, उस क्षेत्र के हस्तशिल्प के मेले लगते हैं। तो मालवा उत्सव आपको ध्यान रखना है कब से मनाया जाना चालू हो गया? 1991 से मनाया जाना चालू हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। मध्य प्रदेश के समारोह एवं उत्सवों के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों देखना है आपको। निमाड़ उत्सव प्रतिवर्ष राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। निमाड़ उत्सव किसके? राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि निमाड़ उत्सव कब से मनाया जा रहा है? तो 1994 से मनाया जा रहा है। अभी हमने देखा मालवा उत्सव 1991। मालवा कब से मनाया जा रहा है? 1991 से मनाया जा रहा है। और एक क्या देखा था हमने? खजुराहो समारोह। खजुराहो समारोह भी देखा था, रिवाइज करना है आपको। खजुराहो समारोह 1976 से मनाया जा रहा है, तो ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है। एक कब से किया जा रहा है? 1982 से किया जा रहा है। अब हम अगले को देखते हैं। ध्रुपद समारोह की शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी कथन, ये सही जवाब हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? दोस्तों आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? तो आपको ध्यान रखना है, यह ग्वालियर दुर्ग में है। इसका पहले भी हम डिस्कशन किए हैं कि जो ग्वालियर का किला है उसमें 5 दरवाजा है, 5 दरवाजा है। कौन कौन सा दोस्तों? जैसे पहला एक तो हमने देख लिया आलमगीर का दरवाजा, एक में हमने देख लिया आलमगीर का दरवाजा। दूसरा दरवाजा कौन किसे कहते हैं? हिंडोला दरवाजा, दूसरे को क्या कहते हैं? हिंडोला दरवाजा बोलते हैं। तीसरा गुजरी महल दरवाजा, तीसरा गुजरी महल दरवाजा, महल दरवाजा। और चौथा चतुर्भुज दरवाजा। चौथा कौन सा है? चतुर्भुज दरवाजा। और पांचवा कौन सा है? पांचवा है हाथीफोड़ दरवाजा। इस तरह से दोस्तों देखते हैं, प्रश्न में है आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में मनाया जाता है? तो ये ग्वालियर दुर्ग में मनाया जाता है। दोस्तों ग्वालियर दुर्ग में 5 दरवाजा है। आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और हाथीपोड़ दरवाजा। इसको आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप तथा प्रसिद्ध स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस स्थल है, किस नाम से जाना जाता है? हनुवंतिया टापू या हनुवंतिया आइलैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हनुवंतुआ टापू जो है खंडवा नदी पर बना है, मध्य प्रदेश पर्यटन का जल गंतव्य है। ये क्या है? एक तरह से वाटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जल गंतव्य स्थल है, जल गंतव्य स्थल है। ये प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है और इसका नाम एक स्थानीय नाम जो हनुवंतिया है उस पे बना हुआ है। इसमें हुआ क्या था दोस्तों, जो इंदिरा सागर डैम है नर्मदा नदी पर, उसमें उत्पन्न हुई एक मेड़ के कारण यहाँ पे एक झील का जन्म हुआ और इसको मध्य प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा आइलैंड का रूप दे दिया है और ये एक जल गंतव्य बन गया है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े और पहियों के लिए प्रसिद्ध है? तो रथ धातु शिल्प के लिए कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? टीकमगढ़, हमने देखा था टीकमगढ़ धातु शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों कि यहाँ पे मानव की मूर्तियां, पशु पक्षियां और अन्य सजावटी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे हुक्का, गुड़गुड़ा, खिचड़ी और बेला पुलिया जैसे पारंपरिक बर्तन और कुछ बर्तन बनाने में कुशल होते हैं। पीतल, तांबा, सफेद धातु, चांदी, लोग गहने बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। धातु शिल्प में रथ और पीतल के घोड़ों के लिए तो टीकमगढ़ बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है। और एक हमने पहले भी देखा पीतल के लिए, एक अभी देखा था हमने पीतल के लिए सतना जिला का उचेहरा उचेहरा स्थान जो है वह पीतल की कलाओं के लिए फेमस है, तो इसको भी आपको भूलना नहीं है। अब हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। टांट्या भील के फांसी के संदर्भ में सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो टांट्या भील के फांसी के संबंध में, तो टांट्या भील को फांसी कब हुई थी? 4 दिसंबर 1889 जबलपुर में हुई थी। 4 दिसंबर 1889 जबलपुर में फांसी दी गई थी। जबलपुर की 200 इनको जबलपुर की जेल में फांसी दी गई थी और इसके बाद टांट्या मामा के शव को इंदौर के निकट कहाँ पे, खंडवा रेल मार्ग में स्थित है पाताल पानी में इनको पाताल पानी के रेलवे स्टेशन के पास इनकी शव को फेंक दिया गया था और यहीं पे इनकी समाधि भी बनी हुई है। पाताल पानी में भी टंट्या मामा की पता होगा, इसीलिए पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या मामा स्टेशन रख दिया गया है। तो इनको फांसी 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर में हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। टांट्या को गुरिल्ला युद्ध में पारंगत किसने बनाया था? तो दोस्तों इनको तात्या तोपे ने गुरिल्ला युद्ध में क्या बनाया था? गुरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया था। कौन? तात्या टोपे ने। टांट्या मामा को कौन बनाया? तो तात्या टोपे ने बनाया था दोस्तों। इसीलिए टांट्या मामा के लिए एक राष्ट्रीय 2008 से एक राष्ट्रीय पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी, जो कि टांट्या भील सम्मान के नाम से जानते हैं हम। और उसके प्रथम विजेता कौन थे? प्रथम विजेता राजा राम मौर्य थे। राजा राम मौर्य थे। तो ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाज्या नायक बलिदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों खाज्या नायक बलिदान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल को ध्यान रखना है आपको, मनाया जाता है। और 1830 में ये क्या थे? अंग्रेजों की नौकरी छोड़ के ये भीमा नायक के साथ आए थे, खाज्या नायक जी, और ये निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। 1857 में इन्होंने बड़वानी से भीलों का नेतृत्व किया था और इनकी हत्या कौन किया था? खाज्या नायक जी की हत्या आउटरम ने किया था। आउटरम ने इनकी हत्या कर दिया था। तो ध्यान रखना है, खाज्या नायक का बलिदान दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्होंने 1857 के विद्रोह में बड़वानी से भीलों का नेतृत्व किया था और इसके पहले ये क्या करते थे? अंग्रेजों की नौकरी करते थे, उसमें छोड़ के इन्होंने किसका? भीमा नायक के साथ आके इन्होंने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आदिवासी योद्धा को सजा ए काला पानी दी गई थी? दोस्तों सजा ए काला पानी किसको दी गई थी? तो भीमा नायक को दी गई थी। भीमा नायक को सजा ए काला पानी दी गई थी। दोस्तों 1857 के अंबा पानी युद्ध में भीमा नायक का विशेष योगदान था। इन्होंने तीर कमान की टुकड़ी का नेतृत्व किया था और अंग्रेज जब भीमा नायक को पकड़ने में असफल रहे तो साजिश के तहत भीमा नायक को 2 अप्रैल 1868 कब 2 अप्रैल 1868 को सतपुड़ा के घने जंगल से पकड़ लिया और भीमा नायक की गिरफ्तारी के बाद जो खंडवा अदालत में चला मुकदमा जिसमें काला पानी की सजा सुनाई गई थी और उनको वहीं पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में ही 29 दिसंबर 1876 को फांसी दे दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। तो निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से हम भीमा नायक को जानते हैं। याद रखिएगा, भीमा नायक को हम
निमाड़ के रॉबिनहुड के नाम से विख्यात है। इनका संबंध किससे? भील जनजाति से है, भीमा नायक का। और इनकी जन्मस्थली क्या है? खरगोन। ये जो इनका जिला है खरगोन और बड़वानी जिले की सीमा में स्थित पंचमोहाली नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1840 में इनका जन्म हुआ था। पंचमोहाली मोहाली नामक जगह में हुआ था। मोहाली नामक जगह में हुआ था, जो कि ये खरगोन और बड़वानी की सीमा में लगता है। 1857 के में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए आपने देखा ही है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। प्रसिद्ध जनजात व्यक्तित्व शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर, शाह ने 1857 की क्रांति में जबलपुर से नेतृत्व किया, बिल्कुल सही। शंकर शाह रघुनाथ शाह के पिता, शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पिता पुत्र थे। 18 सितंबर को प्रतिवर्ष शंकर शाह बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो हमको इसमें से सही कथन चुनना है। तो दोस्तों ये भी सही, तीनों सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1, 2, 3। दोस्तों इन्होंने 18, ये कहाँ पे है? इनका संबंध जबलपुर से है। तो 18 सितंबर 1858 को दोनों को, शंकर शाह या रघुनाथ शाह को, अलग अलग तोप के मुंह पर बांध दिया गया था और तोप में आग लगवा दी गई थी, जिससे शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह दोनों को वीर गति को प्राप्त हुए थे। और 18 सितंबर को शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, 18 सितंबर को इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। इन्होंने 1857 के विद्रोह में जबलपुर में नेतृत्व किया था। 1857 को, ये ध्यान रखना है इनके बारे में, शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में। तो इसका, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ये क्या थे? 1857 की क्रांति में जबलपुर से नेतृत्व किया था। शंकर शाह रघुनाथ शाह पिता पुत्र थे। 18 सितंबर को प्रतिवर्ष शंकर शाह का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, तीनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87। गौड़ कला के पितामह कहे जाने वाले जंगढ़ सिंह श्याम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इनका वर्ष 1962 में पाटनगढ़ में हुआ था। ठीक है, और ये पाटनगढ़ कहाँ है? डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ, ये ध्यान रखना है। जनगढ़ सिंह श्याम एक प्रसिद्ध नर्तक थे। नहीं दोस्तों, यही तो गलत है। ये क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार थे। जनगढ़ सिंह श्याम क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार थे। और जनगढ़ सिंह श्याम को वर्ष 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 और 3। ये सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। एक गोड़ की उपजनजाति प्रधान गोड़ है। जनगढ़ सिंह श्याम क्या है? प्रधान गोड़ है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1986 में हुई थी। जापान के मिथिला संग्रहालय में 1986 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसको भी ध्यान रखना है। जनगढ़ सिंह श्याम क्या प्रसिद्ध चित्रकार है। 1962 में पाटनगढ़ ढिंडोरी जिला में इनका जन्म हुआ था और 1986 में इनको शिखर सम्मान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, 1 और 3। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनिल काकोडकर को साइंस मैन के नाम से जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1943 में बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। इनको साइंस मैन या विज्ञान पुरुष के रूप से जानते हैं। अनिल काकोडकर भारतीय परमाणु वैज्ञानिक रहे। आपको इनकी उपलब्धियों को लिस्ट बनाते जाइए, बहुत बड़ी लिस्ट है। ये क्या थे? एटॉमिक साइंस से परमाणु वैज्ञानिक थे। 2009 तक वे भोपाल के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। 2009 तक वो क्या रहे? भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी रहे हैं। इससे पूर्व 1996 से 2000 तक क्या रहे? बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक रहे हैं। और अनिल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निदेशक भी रह चुके हैं। तो साइंसमैन, मध्य प्रदेश का साइंसमैन कौन है? अनिल काकोडकर है, ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1979 में हुई। और ये कहाँ पे है उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी? ये भोपाल में है। और इनके बारे में हमने बताया था, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये मैहर में आयोजित किया जाता है। मैहर अब जो कि वर्तमान जिला भी बन गया, 54वां जिला है मैहर, जो कि किससे? सतना से अलग होकर बनाया गया है।
तो ध्यान रखना है अलाउद्दीन खां अकादमी की स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी। और ये कहाँ पे स्थापित है? भोपाल में स्थापित है। प्रतिवर्ष समारोह कहाँ पे लगता है? तो मैहर में लगता है। और मैहर वर्तमान में नवीन जिला बना है। कौन सा? 54 नंबर का, सतना से अलग करके एक नवीन जिला बनाया गया है। तो ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेगम असगरी बाई को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? पद्मश्री से भी सम्मानित है असगरी बाई जी, तानसेन जी भी सम्मानित है, शिखर सम्मान से भी सम्मानित है। तो किससे सम्मानित नहीं किया गया? तो इसका सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका, एक कौन से हैं? असगरी बाई क्या है? ध्रुपद गायिका है। इनको ध्यान रखना है। बेगम असगरी बाई, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1918 में। कहाँ? छतरपुर के बीजापुर में हुआ था। उसके पश्चात इनकी मां नजीर बेगम के साथ टीकमगढ़ आना पड़ा। और उनकी मां बिजावर के शाही परिवार की गायिका थी। और उनकी दादी बलायत, जो कि क्या थी? अजयगढ़ रियासत में गाती थी। और 1985 में इन्हें असगरी बाई को दिसंबर 1985 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान मिल चुका है। 1985 में इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान मिला। 1986 में शिखर सम्मान मिला। और संगीत नाटक अकादमी 1987 तथा भारत सरकार 1990 में पद्मश्री दिया। और 88 वर्ष की आयु में 9 अगस्त 2006 को टीकमगढ़ में इनका निधन हो गया। तो बेगम असगरी बाई क्या? ध्रुपद गायिका थी, जिनको पद्मश्री, तानसेन, शिखर सम्मान सारे मिल चुके हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? तो दोस्तों ये संतूर का वादन करते हैं। ओम प्रकाश चौरसिया जब आए तो संतूर का वादन करते हैं। कहाँ के हैं ये? भोपाल के हैं दोस्तों। बस इतना ही ध्यान रखें इनके बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92। अशोक मिश्रा, इसमें क्या करना है आपको? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखना है अशोक मिश्रा। अशोक मिश्रा क्या है? एक पटकथा लेखक हैं। और अनिल महेश नीलकंठ बुच, महेश नीलकंठ बुच क्या है? ये पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद हैं। ध्यान रखना है। कार्तिक आर्यन प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं। और गामा पहलवान प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान है, प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अशोक मिश्रा क्या है? पटकथा लेखक है। अशोक मिश्रा पटकथा लेखक है। नीलकंठ बुच क्या है? पर्यावरणविद है। कार्तिक आर्यन को तो जानते ही हैं, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है। गामा पहलवान प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान है। और मध्य प्रदेश की कुछ और हस्तियों को आपको जानना जरूरी है, जैसे गोविंद महादेव। मैं कुछ लिख रहा हूँ, उनको आपको ध्यान देना है। गोविंद महादेव, गोविंद महादेव का संबंध किससे है? ये भी फिल्म अभिनेता है। ये भी क्या है? अभिनेता है। कहाँ से संबंधित है? सागर से संबंधित है। कुट्टी मेनन, गोविंदन कुट्टी मेनन कौन है? कुट्टी मेनन, या और भी इनको कहते हैं गोविंदन कुट्टी मेनन, गोविंदन कुट्टी मेनन, जी कुट्टी मेनन। एक क्या है? ये भी क्या है? पर्यावरणविद है। इनका संबंध क्या है? पर्यावरणविद है। कहाँ के हैं? ये इंदौर के हैं। और मुकेश तिवारी ये फिल्म अभिनेता है, सागर के हैं। और तरुण सागर ये क्या है? जैन मुनि थे। शबनम मौसी देश की प्रथम किन्नर विधायक थे। राइसा खान समाज सेवी हैं। भक्ति यादव प्रथम महिला चिकित्सक एवं पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं। इनको ध्यान रखना है। भक्ति यादव को, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। ये कहाँ से है? भक्ति यादव का संबंध कहाँ से है? इंदौर से है। इस तरह से ये सुमेलित हो गया। इसमें आप सही ऑप्शन को देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। नाट्य तपस्वी श्री बाबा डीके को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा डीके का अन्य क्या नाम है? गंगाधर महादेव, गंगाधर महादेव इनका अन्य नाम है, या बाबा साहब डीके के नाम से भी जानते हैं। इनको 1900, इनका जन्म कब हुआ था? 1919 में। कहा हुआ था? नीमच में इनका बाबा डीके का जन्म हुआ था। ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या है? नाट्य तपस्वी श्री बाबा डीके का जन्म नीमच में हुआ था। इनको और किस नाम से? गंगाधर महादेव के नाम से हम जानते हैं। 1900 इनका काम आप देखें 1955 में इन्होंने नाट्य भारती संस्था की स्थापना की थी। नाट्य भारती संस्था की स्थापना की थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। विष्णु चिचलांकर किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं? तो चित्रकला से संबंधित है। ध्यान रखना है, चित्रकला से संबंधित है। इनका जन्म कब हुआ था? विष्णु चिचलांकर का जन्म 1917 देवास में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक है। उनको कब? इनकी 2020 में इनको हार्ट अटैक से इनकी हृदय गति रुक गई।
प्रदेश शिखर सम्मान, मध्य प्रदेश का जो शिखर सम्मान होता है उससे भी नवाजा गया है। इंदौर रत्न भी रहे हैं। तो विष्णु चिचलांकर का संबंध चित्रकला से है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न, नाट्यकर्मी हबीब तनवीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो नाट्यकर्मी हबीब तनवीर का जन्म कहाँ हुआ था? रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये क्या है? अभिनेता भी रहे हैं, नाट्यकर्मी भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं। भारत भवन के जो भारत भवन है, भारत भवन के रंगमंडल के निदेशक भी रहे हैं, रंगमंडल के निदेशक भी रहे हैं। तो नाट्यकर्मी हबीब तनवीर का जन्म रायपुर है। ये ध्यान रखना है कि नाट्यकर्मी है, इनका जन्म रायपुर में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पराय मिहिर ने किया था। पराय मिहिर ने किया था। जैसे आपको पता है, ये इनका जन्म कायथा उज्जैन के समीप इनका जन्म है, तथा इनकी पुस्तकें हमने बताया था, जैसे पंच सिद्धांत क्या, लघु जातक, बृहत संगीता, लघु जातक, इनको भी ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने कहाँ पे? उज्जैन में ही वेधशाला का भी निर्माण कराया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो सूर्य सिद्धांत किसने दिया? वारामिहिर ने दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? तो ये कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में शहीद हुए थे। कब? 23 जुलाई 1907। भाभरा भाभरा अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रभाष जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इनका जन्म कहाँ हुआ? सीहोर में हुआ है। प्रभाष जोशी का जन्म सीहोर में कब हुआ है? 1936 को सीहोर में हुआ है। इन्हीं की स्मृति में राजकीय खेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया 2013 से। मलखम्ब के लिए राजकीय खेल पुरस्कार चालू किया 2013 से। तो प्रभाष जोशी जी का जन्म सीहोर में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार किसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? वाजिद खान है। वाजिद खान है, ध्यान रखना है। नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं वाजिद खान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हदू खां, हसू खां, नथु खां का संबंध किस चीज से? तीनों का, हदू खां, हसू खां, नथु खां का संबंध किससे है? ये क्या? म्यूजिक आर्ट से, संगीत कला से है। ये तीनों क्या है? ख्याल ख्याल गायक हैं। और ये तीनों क्या है? सगे भाई हैं और कादिर बख्श के पुत्र हैं। एक प्रसिद्ध ख्याल गायक हैं, ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। ग्वालियर घराने से संबंधित है, ध्यान रखना है। इस तरह से दोस्तों हमने 100 प्रश्नों को देखा विथ डिटेल एनालिसिस। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।